टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है देवयांशु। आप देखना शुरू कर चुके हैं द लर्निंग लैंड को। मैं यहाँ पर देश दुनिया की खबरों को एक आसान भाषा में आप तक पहुँचाता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बाबर इन्वेजन ऑफ इंडिया के बारे में। बाबर कैसे भारत में आया, किस तरीके से उसने अपनी पहली पानीपत की जंग लड़ी, कैसे ये जंग जीता, बाद में इसने कैसे एक्सपैंड किया और कैसे कुछ ही सालों में बाबर की डेथ हो गई और जो भी इसने कब्जाया ये इसको कभी इंजॉय नहीं कर पाया। मगर बाबर ने मुगल साम्राज्य की जो नींव यहाँ पर रख दी थी। तो डिस्कस करेंगे इस पूरे टॉपिक को। ये मेरा हिस्ट्री से रिलेटेड पहला वीडियो है। इन फ्यूचर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आगे भी मैं इसी तरीके की हिस्ट्री सीरीज़ लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए अगर आपने द लर्निंग लैंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू द लर्निंग लैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं कि बाबर आया कहाँ से था। बाबर आया था मॉडर्न डे ऑफ उज्बेकिस्तान से। आपको पता होगा ये एक सेंट्रल एशियाई देश है। उज्बेकिस्तान के लोग, हम लोग इनको काफ़ी लोन देते हैं, इनकी बहुत सी हेल्प करते हैं। इंडिया के काफ़ी अच्छे रिलेशन हैं उज्बेकिस्तान से। मगर आज से कई सालों पहले एक पर्सन यहाँ से आया बाबर के नाम से। उसने एक एक करके बहुत सी ज़मीनें यहाँ पर कैप्चर करी। मॉडर्न डे ऑफ पाकिस्तान का बहुत सा एरिया इसने कैप्चर किया। फिर ये पहुंचा इंडिया में और भारत में बाबर की ज़िंदगी की सबसे बड़ी जंगें लड़ी जानी थी। मगर पहले आपको ये जानना होगा कि बाबर उज्बेकिस्तान से भारत पहुंचा कैसे और उज्बेकिस्तान में भी बाबर का क्या स्टेटस था। देखिए, बाबर का जो पूरा नाम था जहीर अन दीन मोहम्मद। इसका जन्म हुआ था फरगना में। फरगना आप कह लीजिए एक रीजन है मॉडर्न डे ऑफ उज्बेकिस्तान में। बाबर के एंसेस्टर्स को अगर आप देखें तो आप कह सकते हैं कि बाबर एक तरीके से रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था। जो बाबर की मदर थी निगार खानूम, ये एक्चुअली चंगेज खान की सक्सेसर थी और बताया जाता है कि इनके जो परदादा थे, परदादी थी, वो कहीं ना कहीं रिलेटेड थी चंगेज खान से। और जो बाबर के पिता थे उमर शाइक मिर्जा द सेकेंड, ये कहीं ना कहीं वंशज थे तैमूर के। तो यहाँ पर आप पूछेंगे कि बाबर क्या एक मंगोल था या फिर एक सेंट्रल एशियन आदमी था। तो देखिए, हिस्ट्री बुक्स में लिखा होता है कि बाबर एक तुर्क था। अब यहाँ पर आप पूछोगे तुर्क क्यों था। देखिए, बाबर को तुर्किक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो तुर्क लोग हैं वो सिर्फ आपको टर्की में देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि इनकी कंट्री के नाम पर ऐसा लगता है कि सारे टर्क्स यहीं पर रहते होंगे, मगर ऐसा नहीं है। आपको बहुत से टर्क एजरबाईजान में, तुर्कमेनिस्तान में और इसके अलावा उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इवन काजिकिस्तान में भी बहुत से तुर्क मिलेंगे। यहाँ पर जो आपको तुर्क मिलते हैं बेसिकली टर्किक लोग जो हैं वो एक टर्किक एथनिसिटी है, जातीयता है। जिस तरीके से बंगाली एक एथनिसिटी है। बंगाली लोग आपको वेस्ट बंगाल में, बांग्लादेश में, इवन उड़ीसा के नदन पार्ट्स में और बिहार तक में देखने को मिलते हैं। ठीक उसी तरीके से तुर्क आपको टर्की से लेकर के उज्बेकिस्तान तक देखने को मिलेंगे। और आप लोग जानकर ये हैरान होंगे कि बाबर आज के समय में एक नेशनल हीरो है उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान में। यहाँ पर बाबर के बहुत सारे पुतले आपको मिलेंगे। ये लोग प्राउड फील करते हैं बाबर को लेकर कि ये वो आदमी था जो कि उज्बेकिस्तान से उठा और बाद में पूरे इंडिया पर इसने अपना एरिया कैप्चर किया, मुगल साम्राज्य की नींव को रखा और जिसने कई सदियों तक हिंदुस्तान पर राज भी किया। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि बाबर पैदा हुआ था उज्बेकिस्तान में, मगर अचानक से इंडिया में ये क्यों आ गया, इंडिया में इतना बड़ा एक्सपेंशन इसने कैसे कर दिया। तो देखिए, पहली बात ये जानना होगा कि बाबर अटैक करना बाबर ने कब स्टार्ट किया था। इंडिया के आसपास का एरिया जब बाबर ने अटैक किया उस वक्त का ईयर था 1524 से लेकर 1525 के आसपास और उस वक्त नॉर्थ इंडिया में राज कर रही थी लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी बेसिकली अफ़गानी लोग थे। यहाँ पर आप देख पाओगे ये इनका मैप है। यहाँ पर लोधी डायनेस्टी की शुरुआत 1451 में हुई थी और ये चली 1526 तक। लोधी डायनेस्टी को ऑफकोर्स ख़त्म किया
बाबर ने इन्वेजन करके। अच्छा, अब दिल्ली में इन लोगों का राज था और इन लोगों की प्राइमरली शुरुआत हुई थी अफगानिस्तान से। और लोधी डायनेस्टी का उस वक्त का एम्परर था इब्राहिम लोधी। ये दिल्ली में राज कर रहा था। दिल्ली से ये पूरे नॉर्थ इंडिया का एक बहुत बड़ा एरिया कंट्रोल कर रहा था। मगर बहुत ही जल्द इब्राहिम लोधी की जंग होने वाली थी बाबर के साथ। तो यहाँ पर आप पूछोगे कि बाबर बस अचानक से आ गया, उसने कहा कि मुझे इब्राहिम लोधी से युद्ध करना है, तो इसका आंसर है नहीं। इसके पीछे भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखो क्या हो रहा था, जिस टाइम लोधी डायनेस्टी थी तो उनमें काफ़ी बंटवारा था, काफ़ी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस थे, भाई भाई के अगेंस्ट खड़ा था, पावर को लेकर बहुत ज़्यादा ग्रीड थी। और इन सब के बीच में क्या होता है, हालांकि मैं आपको ये सारी चीज़ें फास्ट फॉरवर्ड करके बता रहा हूँ, इस बीच दौलत खान लोधी जो कि अंकल था इब्राहिम लोधी का, इसने चिट्ठी लिखकर बाबर को इनवाइट किया। उसने यहाँ पर लिखा कि देखो तुम ऑलरेडी नदन पंजाब के कुछ एरिया को कब्जा कर चुके हो, तो आओ हमारे साथ खड़े हो, दौलत खान लोधी तुम्हारी मदद करेगा। बाबर और दौलत खान लोधी मिलकर इब्राहिम खान लोधी को हरा देंगे और लोधी डायनेस्टी को हम ऑल टुगेदर चेंज कर देंगे। बाबर को यहाँ पर बहुत सारी लूट मिलेगी और दौलत खान लोधी इब्राहिम लोधी को रिप्लेस कर देगा। तो ये थी वो स्टोरी जो कि पावर की ग्रीड के लिए थी। और अगर आप दौलत खान लोधी के प्रोस्पेक्टिव से सोच कर देखो तो ये प्लान ऑलमोस्ट काम कर ही गया था। मगर यहाँ पर हुआ क्या कि बाबर जब उज़्बेकिस्तान से नीचे आया और उसने मॉडर्न डे ऑफ पाकिस्तान का बहुत सारा एरिया ये कब्जाने में हेल्प करी दौलत खान लोधी की, तो उसके बाद क्या हुआ, दौलत खान लोधी के आसपास के जो लोग थे उनमें भी पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो गए। बेसिकली यूनिटी बहुत कम थी। इन लोगों में कॉन्स्टेंटली पावर को लेकर के एक बैक स्टेप चलते रहते थे। और कुछ ही महीनों में देखा गया कि दौलत खान लोधी के आसपास के जो लोग थे वो दौलत खान लोधी से जलने लगे और ऑलमोस्ट इन्होंने ही इनको डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसके बाद बाबर ने सडनली ये देखा जिस आदमी ने मुझे इनवाइट किया था वो खुद बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब मेरे सामने एक चांस है कि मैं खुद दिल्ली पर अटैक कर स्थापित करूं अपना साम्राज्य। और बाबर के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। मगर उसको पता था कि इब्राहिम लोधी की आर्मी बहुत ज़्यादा बड़ी है। बाबर की जो मैक्सिमम आर्मी थी वो घुड़सवारों की थी, वो भी 12 से 15 हज़ार तक के घुड़सवार थे। जो आसपास का एरिया इसने कब्जाया था अफ़गानिस्तान का, पाकिस्तान का, वहाँ से भी ये कुछ लोगों को ले सकता था। मगर तब भी इब्राहिम खान लोधी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। बाबर को कुछ एक्स्ट्रा पावर चाहिए था। बाबर को इसमें ऑल टुगेदर वो अपनी आर्मी को स्ट्रांग बनाना चाहता था जिससे वो इब्राहिम लोधी को डैमेज कर पाए, हरा हरा पाए। और ये जो एक्स्ट्रा पावर बाबर को चाहिए थी वो थी आर्टिलरी, तोपें। देखो हिंदुस्तान की धरती पर इससे पहले बहुत सी जंगें लड़ी गईं, बहुत बार लड़ाइयाँ हुई, बहुत बड़ी बड़ी वॉर्स हुई। पृथ्वीराज चौहान की कई जंगें मोहम्मद गोरी के साथ हुई, इब्राहिम लोधी ने भी कई जंगें लड़ी, मगर किसी भी जंग में इससे पहले तोपों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। आर्टिलरी आप कह लीजिए काफ़ी हद तक लिमिटेड थी। और इस सब के बीच क्या होता है, ऑटोमन एम्पायर का गन मास्टर उस्ताद अली कुली ये मिलता है बाबर को। और बाबर इस आदमी को ये कहता है कि तुम अपनी तोपें मुझे दे दो, मेरी सहायता करो इस पानीपत की जंग में, और अगर दिल्ली हमने कब्जा ली तो मैं बहुत सारी लूट तुम्हारे साथ शेयर करूँगा। अब देखिए आप यहाँ पर ये कहेंगे, वेट, ऑटोमन एम्पायर उस वक्त था क्या? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल ऑटोमन एम्पायर उस वक्त बन चुका था। ऑटोमन एम्पायर था उस टाइम। और सिंस बाबर भी एक टर्क था और ऑटोमन एम्पायर के जो लोग थे वो भी टर्किश थे, तो प्राइमरली ऑटोमन एम्पायर को चला रहे थे टर्किश लोग। तो उस्ताद अली कुली को कुछ रिलेशन भी बाबर के साथ समझ आया, तो उस्ताद यहाँ पर मान गया और सडनली बाबर के पास आ गई तोपें। अब बाबर को लगा मेरे पास एक बार को लोग कम हैं, बट मेरे पास जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है इससे वो इब्राहिम लोधी को हरा सकता है। तो अब हम आ चुके हैं 1526 में। ये एक हिस्टोरिकल ईयर रहा है भारत की हिस्ट्री में।
में। पानीपत की पहली जंग इसी साल हुई। बाबर उज़्बेकिस्तान से अपनी ह्यूज आर्मी को बताया जाता है, कई एस्टिमेट हैं 12,000 से 25,000 तक सोल्जर्स की आर्मी लेकर पानीपत में पहुंच जाता है और इब्राहिम लोदी भी इसके सामने खड़ा हो जाता है। दोनों इस धरती पर डिसाइड करने वाले थे कि हिंदुस्तान पे राज कौन करेगा। नाउ अब देखते हैं पानीपत की पहली जंग में क्या होता है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये बाबर की सेना है ऊपर और नीचे की तरफ यहाँ पर इब्राहिम लोदी की सेना है। तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पर बाबर ने कार्ड्स गाड़ियाँ बिछा रखी हैं और इन कार्ड्स के ऊपर तो तीरंदाज हैं या फिर आर्टिलरी के लोग यहाँ पर थे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट था बाबर के लिए इस स्टेप पे लड़ना, क्योंकि इब्राहिम लोदी के पास थे हाथी, बहुत सारे हाथी। और ये हाथी जब बाबर की सेना को कुचल देते अगर बाबर के पास ये तोपें ना होती। नाउ हुआ यहाँ पर क्या, इब्राहिम लोदी को सिंपल यहाँ पर लगा कि बाबर के पास मुझसे बहुत कम सैनिक हैं, सीधा इनको कुचल दो, इनकी आर्मी को कुचल दो। इब्राहिम लोदी ने सीधा यहाँ अटैक का ऑर्डर दे दिया और लोदी की आर्मी आगे बढ़ने लगी। सबसे पहले हाथियों पर बाबर की जो तोपें थीं उन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया गया और इससे लोदी की जो आर्मी थी उसको काफ़ी नुकसान सहना पड़ा। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये बहुत ही तेज़ी स्पीड से आ रहे हाथियों पर जब तोपों के गोले हिट करेंगे तो हाथी वहीं पर बैठ जाएंगे, वो आगे अटैक नहीं कर पाएंगे। और फिर लोदी ने कोशिश करी कि अपनी कैवलरी घुड़सवार इनको ये आगे भेजे, मगर लोदी के घुड़सवार जैसे आगे गए तो उनको बाबर के घुड़सवारों ने पीछे धकेल दिया। इस तरीके से आप यहाँ देख पाओगे लोदी ने एक्चुअली उसको कुछ समझ ही नहीं आया कि इस टैक्टिक के अगेंस्ट वो क्या करे, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में इस टाइप की जंग कभी नहीं लड़ी थी। यहाँ पर रास्ते में आप ये कार्ड जो बिछी देख रहे हो ये और इसके पीछे तोपें रखी हुई थी और इस बीच में बहुत ही अजीब घटना होती है कि जब बाबर ने लगातार अपनी तोपों से फायरिंग चल रही थी तो इब्राहिम लोदी के जो हाथी थे ये डर के मारे जब वापस पीछे भागे तो इन्होंने अपनी ही बहुत सारी आर्मी के लोगों को कुचल दिया। यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, इब्राहिम लोदी का जो हाथी इन्हीं के सेना पर भारी पड़ गए थे। डर के मारे जब बाबर की तरफ से फायरिंग हुई तो ये हाथी डर के मारे पीछे भागे और इब्राहिम लोदी के बहुत सारे सोल्जर्स इन्होंने मार दिए। तो यहाँ पर आप कह सकते हो इब्राहिम लोदी अपना सारा एडवांटेज हार चुका था। इनकी आर्मी कम्प्लीटली सरप्राइज थी कि ये किस तरीके की लड़ाई है, किस तरीके की टैक्टिक है, क्योंकि इस टाइप की वॉर इन्होंने कभी नहीं लड़ी थी। और फिर इब्राहिम लोदी खुद सामने आया, इसने कोशिश करी कि बाबर को ये खुद सामने से मारे, मगर ये ऐसा नहीं कर पाया। इसके बहुत सारे लॉसेस हो चुके थे, लगातार आर्टिलरी से फायरिंग हो रही थी, तीरंदाज लगातार अटैक कर रहे थे और इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। बाबर पहली बार पानीपत की जंग जीत जाता है और ये जंग जीतने की खुशी में बाबर ने फिर बाद में 1527 में पानीपत में ही एक मॉस्क बनवाई और इस मस्जिद का नाम इसने रखा काबली बाग मस्जिद। ये मार्क शो करता है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को डिफीट किया और इस मस्जिद को बनवाया। पानीपत की जंग जीतकर बाबर ने काफ़ी हद तक ये इंश्योर कर लिया कि नॉर्थ इंडिया में इसका कब्जा हो जाएगा, मगर इसके सामने एक और चैलेंज अभी बचा था, एक और बहुत बड़ा चैलेंज, द राजपूत एम्पायर, जिसको लीड कर रहे थे राणा सांगा। राणा सांगा वॉज द राजपूत रूलर ऑफ सिसोडिया डायनेस्टी फ्रॉम मेवाड़। और इक्वेशन अब ऐसी थी कि जो अफगानी थे वो राणा सांगा के साथ खड़े हो गए थे। उन्होंने कहा कि बाबर को हराना पड़ेगा, बाबर ने लोदी डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया है, बाबर को हम लोग अटैक करेंगे और राणा सांगा के साथ मिलकर अटैक करेंगे। कई अफगानियों ने राणा सांगा की हेल्प भी करी और उसके बाद देखा गया कि एक और बहुत ही बड़ी जंग लड़ी गई जिसके कहते हैं बैटल ऑफ खांडवा। बैटल ऑफ खांडवा के बारे में मैं क्या बोलूं, ये बैटल बिल्कुल पानीपत के बिल्कुल जैसा ही बैटल था।
आप इमेजिन कर सकते हो कि ये बिल्कुल सेम बैटल बस दुगने स्केल पर है। हिस्टोरियंस यही कहते हैं कि बैटल ऑफ खांडवा और बैटल ऑफ पानीपत का ही एक रिपीट रहा है, बस एक बहुत बड़े मैग्नीट्यूड पर यह बैटल हुआ। 1527 में बाबर ने राणा सांगा को हराकर अपनी जड़ें भारत में एक और बार मजबूत कर ली। और यहाँ पर मैं ऐड कर दूं कि ये पीछे हट चुके थे, ये मतलब राणा सांगा, इनकी फोर्सेस चित्तौड़ तक सीमित थी और फिर ये बाबर को अटैक करना चाहते थे। राणा सांगा जानते थे कि बाबर को हराया जा सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली 1528 में इन्हीं के एम्पायर के शेफ्स ने इनको जहर देकर मार दिया, इंटरनल पावर ग्रीड की वजह से। यहाँ पर भी इंटरनल पावर ग्रीड स्टार्ट हो जाती है। हिस्टोरिकल्स ऐसा मानते थे कि एम्पायर के लोगों को डर था कि ये भी लगातार वॉर करके राज्य को काफ़ी लॉस पहुंचा देंगे। मगर मैं आपको बता दूं कि राणा सांगा अगर वेट करके बाबर को बाद में अटैक करते तो हो सकता था कि ये वापस ये दिल्ली को कब्जा लेते। क्योंकि हुआ यहाँ पर क्या था कि बाबर की मौत 1530 में खुद ही हो गई। बाबर बीमार होकर इंडिया में ही मर गया और बाबर के बाद जो इसका बेटा था हुमायूं, उसने मुगल साम्राज्य को संभाला और बाद में मरने के बाद आप देखो मुगल साम्राज्य को एक्सपैंड भी किया। ये मैप आपके सामने है। बाबर के मरने के बाद जो एरिया नदन इंडिया का था ये मुगल एम्पायर का था और इन फ्यूचर मुगल एम्पायर इसका विस्तार करने वाला था। कई सालों में एम्परर्स यहाँ मुगल एम्पायर के आते रहे, उन्होंने मुगल एम्पायर को एक्सपैंड किया, बट इन सभी चीज़ों की शुरुआत हुई थी बाबर से। इसको सबसे ज़्यादा इसमें अजीब बात ये लगती है कि बाबर की एम्पायर की स्थापना जो इसने करी मुगल एम्पायर की, जो एरियाज़ इसने कब्जाए, इन एरियाज़ को कभी ये एंजॉय नहीं कर पाया, ये अपनी ट्रू ग्लोरी में इनको कभी नहीं देख पाया। और 1526 में बैटल ऑफ पानीपत लड़ा और उसी के ठीक 4 साल के अंदर ये भारत में ही मर गया। तो ये था पूरा हिस्ट्री का सीरीज़ का ये एनालिसिस। अगर आपको ये एनालिसिस सही से इंटरेस्टिंग लगा हो, समझ में आया हो, तो इसी तरीके के जियोपॉलिटिक्स न्यूज़ और इसी तरीके के हिस्ट्री सीरीज़ को देखते रहने के लिए द लर्निंग लैंड को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।